जो टॉपिक है यानी चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रेखिक समीकरणों का हल। अब इसके बाद में बात करेंगे कि ये दो चर वाले और रेखिक समीकरण वगैरह क्या होते हैं, इनको भी पढ़ेंगे, पहले इनको भी समझना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अपने को ये ध्यान देना है कि बोर्ड एग्जाम में इसका सिर्फ एक प्रश्न बनता है, वो भी कितने नंबर का, 6 नंबर का। और आराम से कोई भी लड़का इसमें 6 नंबर ला सकता है, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं कि जो अपने को सबसे पहले भी पास होने का उद्देश्य होता है, तो पास होने में मदद करते हैं। आराम से देखो, इसमें आपने एक प्रश्न अगर सही से समझ लिया तो आप चैप्टर का कैसा भी कोई भी प्रश्न आ जाए आप सारे कर सकते हो और 6 नंबर आप हाथों हाथ ला सकते हो, ठीक है। तो टाइम भी कम लगता है इसमें और 6 नंबर आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसको ही समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ सबसे पहले दे रखा है कि दो चरों वाले, ठीक है। तो पहले बात करेंगे भी दो चर वाले, यानी कि दो मतलब आपको पता है दो होते हैं, और चर का मतलब क्या होता है कि देखो जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख दी 2, तो अब 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, कभी ये चेंज नहीं होगा। यानी इसको अपन क्या ये कभी बदलता नहीं है इसका मान, यानी ये कैसी संख्या है या कैसी राशि है, अचर राशि है। लेकिन अगर मैं यहाँ x लिख दूं, अब आपने गणित में कई बार x का मान निकाला होगा, कभी x का मान 2 आता है, कभी -3 आता है, कभी कोई आता है। यानी x का मान कभी कोई फिक्स नहीं रहता है, x का मान उस समीकरण के ऊपर या जो भी अपने को प्रश्न दे रखा है उसके हिसाब उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी इसका मान बदलता रहता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है x ही होगा, वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b हो सकता है। मतलब कि देखो भले ही देखो ABCD यानी ABCD के जितने भी अक्षर है, बड़ी ABCD वाले और छोटी ABCD वाले, ठीक है, Z तक, ये सारे अक्षर अपने क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर। तो सबसे पहले बात यहाँ पर चरों की हुई है, यानी अपन किसकी बात करेंगे, ये जो ABCD के अक्षर होते हैं इनकी बात करेंगे। तो यहाँ बोला है दो चरों वाले, यानी इस प्रश्न में कितने चर काम में आएंगे, 2 चर। 2 मतलब जैसे एक अगर x आ गया दूसरा क्या काम में आ जाएगा, y आ जाएगा। एक अगर a है दूसरा क्या काम में आ जाएगा, b आ जाएगा। या फिर एक अगर p है तो दूसरा q काम में आ जाएगा। मतलब कि आपको 2 अलग अलग चर उस प्रश्न में देखने को मिलेंगे, 2 से ज्यादा चर नहीं होंगे, ठीक है। एक प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा कितने चर होंगे अपने 10वीं में, 2 चर होंगे, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई। उसके बाद में पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ रेखिक समीकरण। अब रेखिक समीकरण का मतलब देखो भाई, आपने 9th क्लास में पढ़ के आए हो कि वो घात के आधार पर घात क्या होती है। जैसे देखो मैंने यहाँ समीकरण लिख दिया 3x² - 2x + 7। यहाँ आप देखिएगा कि x की घात कितनी है, 2 है। इसके ऊपर x की घात आपको दे नहीं रखी, यानी 1 है, और वहां x है ही नहीं, मतलब कि x की घात क्या है, 0 है। तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। यानी इस पूरे समीकरण की या इस पूरे बहुपद की घात कितनी है, इसकी 2 है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर इसकी जगह मैं समीकरण लिखता 2x - 7, यहां पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 1 है, ठीक है। x की घात 1 है, यानी इसकी पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार यहां मैंने सिर्फ 7 लिखा, तो यहां x की घात कितनी है, 0। वेरी गुड। अगर इसकी जगह यहां लिखूं मैं 4x की घात 4 - 3x + 2, यहां सबसे बड़ी घात कितनी है, 4, यानी इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4। तो आप देखोगे कि भाई मतलब कि घात जो सबसे बड़ी होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो यहाँ घात हो गई 4। अब अपने यहाँ पर देखो, अगर जिसकी घात देखो भाई क्या होती है, 0 होती है, तो वो तो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर। यानी उसमें देखो भाई खाली अचर यानी 7 ही आ रहा है, ठीक है, उसको तो छोड़िए। अब यहाँ जो घात 1 दे रखी है, जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है, 1, उसी को अपन क्या बोलेंगे भाई, रेखिक समीकरण बोलेंगे, ठीक है। उसी को अपन क्या बोलेंगे, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होती है उसको क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। अब इसमें जैसे घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे, द्विघात। द्वि यानी कि 2 और घात यानी कि घात। तो जिसमें 2 घात होती है उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, जिसमें 3 होगी उसके त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी अपन जैसे कि एक चैप्टर आएगा जिसमें द्विघात की बात करेंगे, लेकिन अभी जो इस चैप्टर में कौन से की बात कर रहे हैं अपन, रेखिक समीकरण, यानी उसमें सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 ही होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, ठीक है। अगर इतना आपको पता चल जाता है तो भी ठीक है, लेकिन प्रश्नों को करने में ये इतना कोई काम में नहीं आएगा। ये तो मैंने खाली इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का। अब प्रश्न देखो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न ये आपको कोई लिखना नहीं, ठीक है। इसमें अपन डायरेक्ट अपन प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 6 नंबर का चैप्टर है, एक प्रश्न आपको देंगे। अब देखिए कि सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि आपको जैसे कोई भी एक समीकरण दे दिया 3x + 2y - 7 = 0। अब आप बताइए भाई, देखो इसमें एक तो ये x आ रहा है, दूसरा y आ रहा है, यानी 2 चर हो गए। यहाँ x की सबसे बड़ी घात कितनी है,
1 और y की भी कितनी 1, यानी ये रेखिक है। तो ठीक है भाई, ये अपना प्रश्न दे रखा है। अब इसमें देखो आपको बराबर का निशान भी दिख रहा है। अगर इसमें बराबर का निशान नहीं होता तो ये कहलाता बहुपद। तो क्या कहलाता? बहुपद। लेकिन इसमें आपको बराबर का निशान दे रखा है, यानी अब ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? ये समीकरण। तो देखो आपको अब ये कितना समीकरण दे रखा है? एक समीकरण दे रखा है। तो अपने को कभी भी ध्यान रखना है कि अपने को एक समीकरण को अगर मैं इसको ग्राफ के अंदर जब भी दर्शाऊंगा, ग्राफ के अंदर कैसे दर्शाते हैं वो बताऊंगा, लेकिन ग्राफ के अंदर जब भी दर्शाते हैं तो इससे क्या बनती है? ये क्या एक रेखा बनती है। क्या बनती है? एक रेखा बनती है। एक समीकरण से एक रेखा बनी। अब प्रश्न में अपने को कितने समीकरण देंगे? 2 समीकरण देंगे। कितने देंगे भाई? 2 देंगे। तो देखो भाई 2 समीकरण दिए तो उससे कितनी रेखा बनेगी? 2 रेखा बनेगी। तो देखो भाई ये एक रेखा ये पहले वाले से बनेगी और दूसरी रेखा किससे बनेगी? दूसरे वाले समीकरण से। यानी जब भी प्रश्न को हल करेंगे अपने को 2 समीकरण देंगे, दोनों से ही अपने को रेखा बनानी है। ठीक है भाई, 2 रेखा बन जाएगी। अब 2 रेखा बनने के बाद में और देखो क्या होता है। देखो कोई भी 2 रेखाएं होती है वो कैसे कैसे हो सकती है। देखो जैसे ये एक रेखा है, ठीक है, और दूसरी रेखा ये वाली। अब देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है। एक तो दोनों रेखाएं क्या हो सकती है? एक दूसरे के समांतर। समांतर मतलब कि दोनों रेखाएं एक साथ में चलती रहेगी। देखो भाई समांतर कोई भी चीज चलती है तो आगे जाकर कहीं पर टकराएगी? कभी नहीं काटेगी। देखो भाई, देखो अगर ये तिरछी ऐसे चलती तो आगे जाकर कहीं ना कहीं ये आगे जाकर क्रॉस मतलब कि प्रतिच्छेद कर लेती, लेकिन ये दोनों सीधी चलेगी तो कहीं पर भी आगे जाकर वो क्रॉस यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो देखो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, एक तो ये कैसी रेखा कहलाती है? समांतर रेखा। ठीक है, कैसी रेखा है ये? समांतर रेखा कहलाती है। इसके बाद में अगला क्या हो सकता है? देखो और क्या हो सकता है कि जैसे कि ये एक रेखा है और एक दूसरी रेखा है, वो एक दूसरे को काट भी सकती है। एक ये प्रतिच्छेद करने वाले जो एक दूसरे को काटती है उन्हें कौन सी रेखा बोलते हैं अपन? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, ये हो जाएगी कौन सी रेखा? प्रतिच्छेदी रेखा है। इसके बाद में देखो एक समांतर होती है जो कभी नहीं काटती, एक होती है जो एक बिंदु पर काट लेती है। और कभी कभी रेखाएं ऐसी भी मिलती हैं कि ये एक रेखा है और इसके ऊपर ही कौन सी दूसरी रेखा आ जाती है, यानी रेखा के ऊपर रेखा आ गई। अब ये रेखा कितनी जगह इसको टच कर रही है? ये वाली रेखा इसको कितनी जगह टच कर रही है? आप गिन सकते हो कि भाई देखो ये इस बिंदु पर टच कर रही है, 1 2 3 4 5 6। आप कहां तक गिनोगे इसको? कोई लिमिट नहीं है। यानी कि अपने को पता ही नहीं इसमें ये कितने बिंदु पर मिलेगी? अनंत बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, और इन रेखाओं को कौन सी रेखा बोलते हैं? संपाती रेखा है। कैसी रेखा बोलते हैं भाई? संपाती। यानी ये हर जगह बस मिली हुई है, एक दूसरे के ऊपर है। तो आपको बस अभी क्या करना है कि ये 3 चित्र बना लो। ठीक है, अभी 3 चित्र बनाने हैं। ये कैसी होती है? समांतर रेखाएं होती है, और दूसरी होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक जगह कट करती है, और तीसरी कौन सी होती है? संपाती रेखाएं। अब पहले एक बात और समझ लीजिए कि अब देखो अब अपनी बात करते हैं हल की, कि भाई अब आपको बिना मतलब चित्र देख के आप कैसे पता करोगे इसके कितने हल है। तो देखिए भाई इसमें ये रेखा कहीं पर एक दूसरे को काटेगी कि नहीं काटेगी? नहीं काटेगी, कहीं नहीं काट रही, यानी इसके हल क्या है? नहीं होंगे। इसके हल नहीं होंगे क्योंकि ये कहीं पर काट ही नहीं रही है। अब ये कितनी जगह काट रही है एक दूसरे को? एक जगह। तो इसके हल कितने होंगे? एक हल होगा। ठीक है, इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। और ये कितनी जगह कट रही है? अनंत जगह। तो इसके कितने हल हो जाएंगे? तो बस ये आपको देखो पहले रेखाओं का नाम याद रखना है, उनका चित्र याद रखना है, फिर अपन बता सकते हैं कि ये कैसा मतलब इसमें हल कितने होंगे। ठीक है, एक बात ये आपको पता चल गई। अगली एक बात और, अब देखो भाई अब इन तीनों रेखाओं में से भले एक हल निकले या ज्यादा निकले, लेकिन देखो भाई इसमें तो हल बिल्कुल है ही नहीं। इसमें हल है, भले एक है लेकिन है, और इसमें भी हल है। तो जिस भी रेखा के या समीकरण के हल निकलते हैं उन्हें तो अपन क्या बोलते हैं? संगत। उन्हें कैसे समीकरण बोलते हैं? संगत समीकरण बोलते हैं। देखो इसमें हल निकल रहा है तो ये समीकरण कैसा होगा? संगत होगा। और इसमें भी हल निकल रहा है तो ये भी कैसा होगा? संगत होगा। और इसमें हल नहीं निकल रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बस इतना अपने को पढ़ना है, फिर अपन प्रश्नमाला स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नमाला 4.1 का पहला प्रश्न अपन करने जा रहे हैं, दूसरे का पहला प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्नों को अपने को बोला है कि निम्नलिखित
रेखिक समीकरणों के युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा मतलब ये एक समीकरण ये दूसरा समीकरण दोनों का जोड़ा है, इन दोनों को आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से यानी ग्राफ के द्वारा हल करना है और इसका हल ज्ञात करना है। पहली बात ये भी हल होता क्या है, हल का मतलब अपने को x और y का मान ज्ञात करना है। देखो भाई हल का मतलब क्या होता है, x और y का मान ज्ञात करना है। बस आपको जब भी देगे भी हल ज्ञात कीजिए मतलब कि x और y का मान ज्ञात करना है, तो मैं जब भी अपने को x और y का मान मिल जाए यानी कि ये अपने हल ज्ञात हो गया। अब सबसे पहला काम करना है अभी देखो आपको पता है अभी यहाँ पर दो समीकरण दे रखे हैं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। सबसे पहले आपको पहला समीकरण लेना है। पहला समीकरण क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 3। समीकरण 1 को मैंने लिया। अब आप देखिए आपको क्या करना है कि x जो है उसको तो हाथ भी नहीं लगाना है, उसको तो यहीं रखना है, x को तो यहीं रखना है। x के अलावा क्या आ रहा है, प्लस का y, निशान भी साथ में देखना है प्लस का y। तो आपको पता है कि देखो अब आपको क्या करना है, x वाले को यही रखना है, बाकी वाले को दूसरी ओर भेजना है। तो ये यहाँ पर प्लस का y है तो दूसरी ओर जाके उसका निशान चेंज हो जाएगा यानी माइनस का y बन जाएगा। और दूसरी ओर मतलब किसके पास जाकर, 3 तो भाई पहले से है तो पहले मैंने इसको लिख दिया। अब ये प्लस का y है, यहाँ आगे क्या हो गया माइनस y। अगर यहाँ पर ये माइनस का y होता तो यहाँ आगे क्या हो जाता प्लस का y। समझ में आया भाई यहाँ तक, तो ठीक है भाई। अब आपको देखो, अब देखो भाई x के साथ में कोई संख्या तो नहीं है कि x अकेला है, बस अकेला है तो बस इतना ही अपने को करना है कि अब अपने क्या कर दिया कि ये दूसरा एक समीकरण निकाला। अब इसको काम में ही नहीं लेना है अपने को, तो इसको काम में लेना है, इसको कोष्टक में आप बंद कर दो। अब इसको काम में लेना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर ये संख्याओं के साथ में कौन सा चर है, y है, यानी आपको क्या करना है अपनी मर्जी से y के कोई भी मान यहाँ रखने हैं। आप अपनी मर्जी से y के मान रखो, आपको x के मान मिलते जाएंगे। आपको यहाँ y दिख रहा है, ठीक है, तो y दिख रहा है यानी आपको लेना है y का मान अपनी मर्जी से लेना है, आपकी मर्जी हो वो लीजिए। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कोई भी, जब y बराबर, अब अपनी मर्जी से ले रहे तो मैंने लिखा है जब y बराबर, मैं क्या लेता हूँ छोटी से छोटी संख्या लेनी है, 0 ले लेनी है। क्या लेनी है भाई 0। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया 0। अगर 0 से काम चल जाता है तो 0 लो, अगर कभी कभी 0 से नहीं होता है तो आप और दूसरी संख्या ले सकते हो। लेकिन देखो भाई अब मैंने क्या ले लिया, जब y बराबर 0, यानी कि देखो ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, जब y बराबर 0 आप कोई दूसरा भी ले सकते हो। अब y बराबर 0 लिया, कहने का मतलब है जिसमें जहां पर भी y दिखे वहां पर क्या रखना है 0, बाकी किसी की जगह 0 नहीं रखना है। तो देखो इसमें ये x है, x का मान तो आपने नहीं लिया मर्जी से, फिर उसके बाद में बराबर आ रहा है तो बराबर लिख दिया, फिर 3 आ रहा है तो 3 लिखा, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाया, और y है तो y की जगह अपने को क्या लिखना है 0। अब देखो भाई ये x है तो x लिखा, बराबर है तो बराबर लिखा। अब 3 में से 0 गया तो 3 में से 0 गया तो कितना बचा 3 बचा, ठीक है। 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी आपको x का मान कितना मिला 3। आपने y का मान मर्जी से लिया, आपको x का मान इस समीकरण से मिल गया। इसी प्रकार एक और आपको मान लेना है y का, एक और लेना है। अब 0 से बड़ा थोड़ा ले लो, 1 ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या ले लिया 1 ले लिया, यानी अब की बार y की जगह कितना रखना है, इसमें ही रखना, ठीक है। इसमें y की जगह कितना 1 रखना है। तो ठीक है देखो पहले x है तो x लिख दिया, बराबर है तो बराबर लिख दिया, फिर 3 है तो 3, माइनस का माइनस, और y की जगह अब की बार 1 रखना है तो 1 रख दिया, ठीक। अब देखो भाई ये x की जगह x बराबर, अब 3 में से 1 जाएगा तो x का मान कितना मिला। बस आपको 2 मान अपनी मर्जी से लिखने हैं y के, और 2 मान आपको x के मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसकी सारणी बनानी है, यानी एक टेबल बनानी है। सारणी किसकी, x और y के बीच में। ऐसे आपको देखो ये x और ये y, आपने x के भी देखो, आपने y के 2 मान लिए तो 2 लिए, और x के 2 मान मिले हैं तो 2 आपको ऐसे खाली जगह छोड़नी है। अब देखिए भाई अब सबसे ऊपर क्या लिखना है x लिखना है, और उसके नीचे क्या लिखना है y। तो अब देखो भाई x के मान लिखने हैं इन दोनों में, x के सामने लिखने हैं x के मान। तो x के मान यहाँ पर लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड में x के मान पहला 3 है, बाद में क्या है 2 है। तो भाई x के सामने मेरे को लिख देना 3 और 2, ये 3 और 2, ठीक है। इसके बाद में अब नीचे y के मान आते हैं, तो पहला है 0, दूसरा है 1, तो 0 और 1, बस ये इसकी सारणी बन गई पूरी, और समीकरण नंबर 1 का काम हो गया पूरा। ये कौन से समीकरण के लिए है, अपने पहले समीकरण के लिए। अब जैसे आपने पहले समीकरण को हल किया है उसी प्रकार किसको हल करना है, अपने को दूसरे समीकरण को हल करना है। तो यहां आप लिखिए कि समीकरण नंबर 2,
समीकरण 2 अपने को पहले लिखना पड़ेगा। ये क्या है, 3x - 2y = 4। अब थोड़ा इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ये समीकरण पहला काम जो x वाला है उसको तो कुछ नहीं करना है, उसको तो वैसा का वैसा अपने को यहाँ लिख देना है। उसके अलावा क्या आ रहा है, माइनस का 2y। अब माइनस का 2y देखो दूसरी ओर मतलब कि 4 के पास में जाएगा तो खाली निशान बदलेगा, यानी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो माइनस हो जाता, बाकी 2y का 2y ऐसा का ऐसा इधर आ जाएगा। अब देखिए क्या x अकेला है या x के साथ में कोई संख्या है, उसके साथ में संख्या है, कौन है, 3 है, और ये 3 उसके साथ में मतलब गुणा में। तो गुणा वाले को जब दूसरी ओर भेजते हैं तो कहा जाता है वो भाग में, यानी अब की बार इस 3 को भेजना है, इस x को तो कहीं नहीं भेजना है, x को यहीं रखना है, 3 को भेजना है। तो 3 अभी देखो गुणा में है तो जाएगा भाग में, भाग मतलब इस पूरे के बटे में आ जाएगा। अब देखो अब तो भाई x अकेला हो गया, यानी अपने को x का मान मिल गया। अब यहां पर देखो वापस राइट साइड में क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, यानी आपको क्या लेना है, अपनी मर्जी से y के मान लेने हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने ले लिया y बराबर क्या लूं भाई, 0 ले लूं, ठीक है। अब 0 लेना है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 0 से आपको सही आंसर मिलेगा अभी, ठीक है। अब जैसे देखो मैं यहाँ 0 रखता हूँ, अब y बराबर 0 लिया, देखो ये x है तो x की जगह x आएगा, फिर बराबर का निशान है तो बराबर का निशान आ गया, फिर 4 है तो 4 लिखा, फिर प्लस है तो प्लस लिखा, 2 है तो 2 लिखा। अब 2 और ये उसके साथ में y है, मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो गुणा हो रहा है तो अपने को क्या करना है, गुणा का निशान लगाना है, और 2 का गुणा y से, और y का मान कितना है, 0, यानी इसकी जगह मेरे को 0 लिखना पड़ेगा, और पूरे के बटे में कितना है, ये 3 है। अब सबसे पहले ध्यान देना है, प्लस और गुणा एक साथ में निशान देखे तो पहले क्या करना है, गुणा आपको करना है। गुणा करना मतलब देखो भाई ये जो प्लस है ये 4 है, इसको तो ऐसे छोड़िए। अब 2 का गुणा 0 से करना है, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 बन जाएगा, और बटे में 3 है तो 3 लिखा। अब 4 + 0 करिए भाई कितना मिलता है, 4, 4 और 0 जोड़ा तो 4 और बटे में 3। क्या 4 में 3 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता है, तो अपने को मतलब कि ये इतना काम करना ही नहीं है, y का मान 0 नहीं लेना है। इसलिए ये वाला सारा काम एक बार रफ में करो फिर यहाँ करो। तो देखो भाई y का मान 0 रखा तो अपने को मिला 4/3, और इसमें इसका पूरा भाग नहीं जा रहा है तो इसको आप छोड़ दीजिए। 0 के बाद अगली संख्या लीजिए 1, आपको अब की बार 1 रखना है। तो देखो भाई ये मैंने x की जगह x लिखा, फिर बराबर की जगह बराबर, 4 + 2 क्या हो रहा है, y के साथ गुणा, तो गुणा, और y का मान कितना 1 है तो 1 लिखा, और पूरे के बटे में 3 है तो 3 लिखा, फिर x, फिर बराबर, पहले प्लस नहीं करना है पहले गुणा करना है। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 और बटे में 3। अब 4 + 2 6 बटे में 3, क्या 6 में 3 का भाग जाता है पूरा, 2 बार जाता है, यानी कि भाई ये अपने ठीक है, अपने को x का मान मिल गया 2। इसी प्रकार आपको लेना है y का मान दूसरा, y का मान दूसरा मतलब और कोई लीजिए, 1 के अलावा और कोई, जैसे कि 2 ले लो, ठीक है। अब डायरेक्ट देखिए भाई 2 अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 का गुणा 2 से करना पड़ेगा, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, 4 में मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 मिलेगा, फिर 8 में क्या 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, यानी y का मान 2 काम का नहीं है। फिर आप देखिए भाई y की तो 2 की जगह 3 रखो, तो 3 × 2 6, 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी ये भी काम का नहीं है। तो 4 रखिए, 4 दूनी 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12, 12 में जाता है, यानी कि y का मान कितना रखना है, अपने को 4 रखना है। यहाँ से आप डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यानी नीचे वाली संख्या का पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए भाई अब की बार मेरे को y की जगह 4 रखना, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। तो x बराबर 4 + 2 × y यानी कि × 4, और बटे में 3 है तो 3। फिर देखो भाई ये पहले प्लस नहीं करना है पहले गुणा करना है, 2 × 4 8 बटे में 3, 8 और 4 होते हैं 12 बटे में 3, 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, यानी x का मान मिला 4। आपने y के 2 मान मर्जी से रखे, आपको x के 2 मान मिल गए। अब क्या कर दो, इनकी एक सारणी बना दो। सारणी बनानी है तो देखो भाई पहले x आएगा तो इसके सामने x के मान यानी ये वाले लिखने हैं 2 और 4, तो यहां मैंने लिख दिया 2 और 4, और y के मान यानी 1 और 4। ये कौन से समीकरण के लिए हो गया, दूसरे वाले के समीकरण के लिए सारणी हो गई। अब बस अब लास्ट स्टेप है अपना इसको ग्राफ बनाना इसका। अब ग्राफ आपको बनाना है यानी कि 2 अक्ष बनाने पड़ेंगे। 2 अक्ष कौन कौन से होते हैं, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। देखो ये वाला जो क्षैतिज होता है, ठीक है, क्षैतिज रेखा होती है, ये कौन सा अक्ष होता है, x अक्ष होता है। कौन सा होता है, ये x अक्ष होता है, यानी इसको खाली आप क्या लिख सकते हो x, और ये वाला हो जाएगा x डैश। इसी प्रकार ये जो वाला होता है ऊर्ध्वाधर उसको क्या बोलते हैं y अक्ष, यानी y डैश।
और दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु। उसको आप जीरो या ओ से जिससे भी दर्शाओ वो हो जाता है। अब देखो यहाँ बीच में एकदम जीरो होता है, आप जीरो से अगर राइट साइड में चलोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा, प्लस का 3, प्लस का 4 और 5। अब देखो भाई हाईएस्ट आपके यहाँ पर इस पूरी दोनों टेबलों में मिलाकर सबसे बड़ी संख्या 4 ही आ रही है, तो आप 5 तक ले लो, उससे ज्यादा अपने को लंबा ग्राफ नहीं बनाना है। फिर आप अगर यहाँ पर जाते हो लेफ्ट साइड में तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, -3, -4 और -5। ठीक है, तो x का प्लस का मान राइट साइड में, x का माइनस का मान लेफ्ट साइड में। फिर y के मान ऊपर और नीचे होते हैं, तो y के मान ऊपर जाएंगे तो प्लस के मिलेंगे, यानी -1 2 3 और 4 और 5, और नीचे आएंगे तो माइनस में मिलेंगे, यानी -1 -2 -3 -4 और -5। ये आपने क्या किया, अभी तो संख्याओं को दर्शाया। अब भाई बात करते हैं इन ये जो सारणी है इनको इसके अंदर दर्शाना है और अपने को रेखाएं बनानी है। तो पहले 1 नंबर सारणी की बात करते हैं, उसमें देखो x का मान कितना है, 3 है और y का मान 0। अगर अपने को दोनों में से कोई एक अगर 0 मिल जाता है तो बिंदु को दर्शाना और सरल हो जाता है। y 0 हो गया तो जो 0 हो गया उसको तो छोड़ दो भाई, x का मान कितना है, 3 है, y 0 उसको छोड़ दिया, x का मान 3 है, तो x पर प्लस का 3 कहाँ पर है, x यानी ये वाला, इस पर प्लस का 3 यानी ये वाला बिंदु। तो ये हो गया अपना पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा देखिए, आपको ऐसे ऊपर नीचे वाला देखना, ठीक है। अब देखो, अब x का मान कितना है, 2 है और y का मान 1 है। अब कोई 0 नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है। अब x का मान तो 2 ढूंढना है और y का मान 1। अब x का मान 2 किधर है, इधर है। अभी यहाँ ऐसे बिंदु नहीं बनाना, ठीक है। x का मान 2 ये और y का मान 1 इधर। अब देखो भाई, ये x बराबर 2 इधर, y बराबर 1 इधर। अपने को क्या करना है कि इन दोनों बिंदुओं से एक दूसरे की ओर ऐसे बढ़ना है, ठीक है। और आगे जाकर जहां मिलेंगे वो ही बिंदु क्या होगा अपने, ये x बराबर 2 और y बराबर 1 हो जाएगा। देखो इसमें देखो आप ध्यान रखना भी, x बराबर 2 है, y बराबर 1, यानी x पर 2 इधर है, y पर 1 इधर है, दोनों को आगे बढ़ाना है, जहां मिलेगा वो बिंदु हो जाएगा। तो देखो भाई, आपको एक तो इससे मिला, एक दूसरे से मिला, 2 बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको मिलाना है स्केल की सहायता से। तो आपको क्या मिल जाएगी, एक रेखा मिलेगी। ये रेखा देखो भाई कौन से पहले सारणी से बनाई, पहले सारणी यानी ये पहले समीकरण के लिए, यानी किसकी, x प्लस y बराबर 3, इस वाली रेखा के समीकरण के लिए ये रेखा हो गई। अब दूसरे की बात करते हैं। इसमें देखो x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, तो x का मान 2 इधर, y का मान 1 इधर, यानी वापिस आगे बढ़ेंगे तो यही आएगा, यानी ये वाला बिंदु दोनों में कॉमन है, ठीक है। अगला x बराबर 4 और y बराबर भी 4, तो x का मान तो 4 यहां मिलेगा, y का मान 4 यहां मिलेगा, दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो कहां आगे काटेगा एक दूसरे को, यहां। तो अब आपको देखो भाई, एक तो ये वाला बिंदु था जो दोनों रेखाओं में कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ सकता है, और एक ये वाला, तो इन दोनों को भी स्केल की सहायता से आपको मिलाना है। तो इससे भी क्या बन जाएगी, एक रेखा बन जाएगी। ये दूसरे के लिए, यानी दूसरा समीकरण क्या है, 3x - 2y बराबर 4। अब देखो भाई, अब आपकी रेखा तो बन गई। अब आप देखिए कि अब ये रेखाएं कैसी है, बोलो। 3 रेखाएं पड़ी थी, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा। ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, काटने वाली रेखा कहलाती है प्रतिच्छेदी। और कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर, यानी इसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, ठीक है। अब एक हल तो होगा। अब देखो, जिस बिंदु पर रेखाएं काटेगी, यानी यहां पर काट रही है, तो यहां से एक तो भी x अक्ष पर सीधा लंब, यानी एकदम सीधा नीचे आना है, और एक y अक्ष पर लंब डालना है, यानी y अक्ष पर सीधा ऐसे एकदम जाना है। तो देखो, ये वाला बिंदु है x अक्ष को अपने कितने नंबर पर मिल रहा है, 2 पर, यानी इसका हल क्या हो जाएगा, x का मान तो कितना है, 2 है, और ये y को कहां पर मिल रहा है, 1 पर, तो y का मान कितना है, 1 है। ये इसका क्या है, हल है। तो यहां तक तो इसको करना ही ठीक है, हल निकालना मतलब लास्ट अपने को x और y का मान निकालना है। अब ये जो प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आपको साथ में एक्स्ट्रा एक और चीज पूछते हैं आधे नंबर की। आपको ऐसे देते हैं कि ये जो हल निकाला है x और y का मान, इसकी सहायता से आपको जैसे दे दिया कि 2x + y बराबर यदि p हो। आपको क्या बोला कि यदि 2x + y का मान अगर p होता है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप ये p का मान ज्ञात नहीं करोगे तो प्रश्न में आपका आधे नंबर कट सकता है। तो ये वाला आपको देते हैं, तो देखो इसको कैसे करना है, आपको p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए भाई, 2 आ रहा है तो 2 लिख दो। अब 2 और x का क्या हो रहा है भाई, बीच में निशान नहीं है, मतलब क्या हो रहा है, गुणा। 2 का गुणा x से करना है। और क्या आपने अभी x का मान निकाला है, हल में कितना निकाला,
2 निकाला तो बस यहाँ 2 रख दो, फिर प्लस है तो प्लस लिख दो, फिर आ रहा है y का मान जो भी निकाला है वो लिख दो यहाँ पर, और बराबर में कितना है p है तो मैंने p लिख दिया। ठीक है, बस ये p तो अपने को निकालना है। अब देखो भाई पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 2 × 2 4, और फिर प्लस में क्या है 1 है और बराबर में p, 4 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 5 और बराबर में, यानी p का मान कितना मिल गया 5। ऐसे आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं।